हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोशन इन अ प्लेन। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने हैं। मोशन इन अ प्लेन का जितना आपका डाउट था उसको बहुत अच्छे से समझाकर आज हम आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर करेंगे। खास तौर पर जो ये न्यूमेरिकल है मोशन इन अ प्लेन एनसीईआरटी का। तो जो दोस्तों, चलिए आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह का, खास तौर पर जो लोग नीट का एग्जाम देना चाहते हैं और या जेई का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी बूस्टर डोज होता है। तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हम एक एक टॉपिक को समझाएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे और उसके बाद आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इफ इट इज ए स्केलर और वेक्टर। कुछ क्वांटिटी आपको दिया हुआ है और इसमें से चुनना है कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर होगा और कौन सा क्वांटिटी वेक्टर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों याद कर लेते हैं, हम लोग पढ़े थे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है, फिजिकल जो क्वांटिटी होता है उसका दो टीम मेनली होता है। वैसे होता तो तीन है लेकिन मेनली इसको हम दो टीम में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्या है? तो स्केलर वो है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखता है। वेक्टर वो है जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से मतलब रखता है एंड मस्ट ओबे लॉज, और वेक्टर के लॉज को फॉलो करता है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखो मोहल्ला में दो तरह का लोग होता है। एक जिसको ज्यादा मतलब किसी से नहीं है कि कौन है नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ज्यादा नहीं है। लेकिन मोहल्ला में एक आंटी ऐसी होंगी जिसको सबसे मतलब है किसके घर में कौन आया, किसकी बहू बेटी कहाँ गया, किसका बेटा कहाँ क्या कर रहा है, एक एक खबर उसके पास रहता है। उसकी तरह है वेक्टर। और स्केलर जो है वही बिल्कुल बिंदास आदमी की तरह, दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो स्केलर को मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से होता है, लेकिन वेक्टर को मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से होता है एंड दे मस्ट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए सबसे पहला है वॉल्यूम। वॉल्यूम स्केलर है क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ना उसमें सिर्फ अमाउंट होता है। तो वॉल्यूम स्केलर है। मास स्केलर है क्योंकि मास में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड स्केलर है। एक्सेलरेशन वेक्टर है। जी हाँ दोस्तों, पहला वेक्टर आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। 3 इडियट्स में आमिर खान का एक था ना, आलिज वेल, वैसे ही याद ऐसे रख लेना, याद रखना चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी याद रहेगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर है तो उसका चेंज भी वेक्टर होगा। तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होता है तो चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर है। डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम होता है तो वो है स्केलर है। नंबर ऑफ मोल्स स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि हम पढ़ाए हैं कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसी तरह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एक वेक्टर हुआ डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी, इसमें भी वेलोसिटी लगा है, ये भी वेक्टर होगा। तो जो जो लाइनिंग किया हुआ है ये सारा का सारा क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी इसमें से अगर वेक्टर पिकअप करना होगा तो इतने सारे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, बाकी सब स्केलर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 2। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें से हमको दो स्केलर क्वांटिटी को लिस्ट में से चुनना है कि दो स्केलर कौन कौन सा है। चलिए चुनते हैं, बहुत आसान है। फोर्स। फोर्स क्या है? वेक्टर है क्योंकि फोर्स डायरेक्शन होता है। किसी भी बॉडी के स्टेट बदलने के लिए जब आप फोर्स लगाते हैं तो एक डायरेक्शन होता है, यानी फोर्स जब भी लगाते हैं तो बॉडी एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, मोमेंटम चाहे लीनियर हो या एंगुलर हो वेक्टर ही होगा। वर्क स्केलर है। जी हाँ दोस्तों, सही सुने हैं। तो पहला स्केलर होगा
वर्क, ठीक, और दूसरा स्केलर होगा करंट। तो वर्क जो होता है, आप पढ़े होइएगा एफ एस कॉस थीटा, बताए थे वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वर्क निकल के आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। जी हाँ दोस्तों, तो ये डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है, और याद है पढ़ाए थे कि जो डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है वो हमेशा क्या होता है, स्केलर। तो वर्क जो होगा स्केलर होगा। अब बात कर लेते हैं, दूसरा स्केलर है करेंट। देखो करंट कभी भी अगर देखोगे ना तो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। जैसे अगर मान लो एक वायर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर मान लो, तो करंट में मैग्नीट्यूड है, करंट में डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट वेक्टर नहीं है, करंट स्केलर है। और इसका रीजन जानते हो क्या है, बताए भी थे। जैसे कोई आदमी रोड पे चलता है और मान लो ट्रैफिक रूल को नहीं माना, तो क्या होता है, पुलिस चालान कर देती है। तो जैसे रूल नहीं मानने वालों का चालान किया जाता है, आपसे गुजारिश है कि कोशिश करिए रूल मानने का, उसी तरह से करंट जो है ये वेक्टर लॉ को नहीं मानता है, और इसके कारण से करंट जो है वह स्केलर होता है। तो दो स्केलर में एक आएगा वर्क और एक आएगा करंट, उसके बाद सब का सब क्या होगा, वेक्टर होगा। बहुत आसान है यार, कैसे कोई कहता है कि फिजिक्स हार्ड है, जो कहे ना कि फिजिक्स हार्ड है उसको प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक बार हमसे मिलवाओ, और अगर उसका ओपिनियन नहीं बदला तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। दावे के साथ कहते हैं, अगर वो सिंसियर है, पढ़ने वाला है, और मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर उसको फिजिक्स हार्ड लगता है, तो फिर या तो वो या फिर हम। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है। तो देखिएगा, टेम्परेचर स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, इंपल्स पकड़ाया, चोर पकड़ाया, ये रहा इंपल्स। पता है क्या होता है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको हम बता दें, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। पढ़िएगा कि व्हेन अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, पता है बैट्समैन बैटिंग करता है, ये मारा, तो अगर तुम बैटिंग देखा होगा, और खास तौर पर जो लोग सहवाग का बैटिंग नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यार यूट्यूब पे जाओ और सहवाग का बैटिंग देखो। जितना प्लेयर का तुम अभी बैटिंग देखते हो ना, उससे ज्यादा एंजॉय करोगे। हम तो भाई उसके डाई हार्ड फैन है। वो पता है एक शॉट खेलता था, जैसे बॉल ऐसे गिरा और ऐसे जा रहा है ऐसे, और उसको ऐसे मारता था ना थर्ड मैन के ऊपर से सिक्स, मतलब लगता था कि क्या यार क्या खेल रहा है। किसी का बैटिंग उस लेवल का नहीं हो सकता है, जो सहवाग बैटिंग कर दिया कोई नहीं कर सकता। इकलौता बंदा था जो टेस्ट में 99 पर सिक्स लगाता था, तो उसका बैटिंग देखो। तो इंपल्स पता है क्या होता है, कि व्हेन अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जब लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसी बॉडी पे लगता है और शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, उसको हम जानते हो क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं, इंपल्स, याद रखना, ठीक है। तो इंपल्स जो होता है वो होता है आपका जे से डिनोट करते हैं, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंपल्स भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बाकी इसमें जितना है सारा का सारा स्केलर है, इंपल्स जो है वही तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बाद जो भी नाम है सब स्केलर है। बढ़ते हैं आगे। मेरा क्लास अगर तुमको ऑनलाइन में अच्छा लग रहा होगा, तो तुमसे अगर हम कुछ मांगते हैं तो बस एक बात कि स्टेटस यार लगा देना, और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो को पहुंचाने का, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छे का तलाश दुनिया में सबको रहता है। तो खास तौर पर जो जेई नीट के कैंडिडेट हैं, उनमें सबसे ज्यादा अगर खौफ किसी सब्जेक्ट का रहता है, उसका नाम है फिजिक्स। अगर उसको ये वीडियो मिलेगा या उसको लगेगा कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उसका भला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। State with reason whether the following algebraic operation with a scalar and vector। आपको कुछ दिया हुआ है स्टेटमेंट,
बताना है कि ये स्टेटमेंट मीनिंगफुल है या नहीं है, ये स्टेटमेंट मीनिंगफुल है या नहीं है। एडिंग एनी टू ए स्केलर, ठीक है, एडिंग एनी टू ए स्केलर गलत है, नॉट मीनिंगफुल, नॉट मीनिंगफुल। क्यों नहीं है मीनिंगफुल, ध्यान दो। क्यों नहीं है मीनिंगफुल? हम तुमसे कहें, ऐसे समझो कि मान लो, जैसे अगर एक चीज को अगर डेली लाइफ में इसको समझना हो, हम कहें कि यार किसी को कोई दोस्त बना लो, किसी को भाई मान लो, किसी से प्यार कर लो। पता है ये लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तुम किसी को भी दोस्त अगर बना लेते हो ना तो तुम्हारा कोई क्लास नहीं है, जानते हो ये बात। दोस्ती करो ना तो हमेशा एक क्लास चेक करो। दुनिया में पता नहीं लोग किसी को दोस्त बना लेते हैं। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि दुनिया में हर काम भले भी ना सोचे समझे करो, दोस्ती सोच समझ के करो, क्योंकि वो तुम्हारा जिंदगी बना सकता है और उससे ज्यादा स्पीड से तुम्हारी जिंदगी को नीचे ला सकता है। दोस्ती में हम अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, तुम जितना दोस्त बनाया होगा ना, उससे ज्यादा दोस्त को हम छोड़ दिए होंगे। कोई रीजन रहा होगा, अब इससे ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। तो अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि दोस्त बनाने से पहले जरूर क्वालिटी चेक करो और तब दोस्त बनाओ। तो हम बोले कि किसी को दोस्त बना लोगे ये मीनिंगफुल लाइफ में नहीं है। किसी दो क्वांटिटी को ऐड, अब हम तुमसे कहेंगे कि बउआ एगो दुकान में जाओ, 3 kg चीनी खरीदो, 2 मीटर वायर खरीदो, दोनों को जोड़ दो, पॉसिबल है? 3 kg चीनी में 2 मीटर वायर कभी जोड़ना पॉसिबल है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि डायमेंशनली वो मैच नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से एडिंग एनी टू ए स्केलर ये मीनिंगफुल नहीं है। एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन ये भी मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा सेम डायमेंशन का, स्केलर में स्केलर ऐड होगा, याद रखो। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर मीनिंगफुल है, मल्टीप्लाइंग एनी टू ए स्केलर ये भी मीनिंगफुल है। दो स्केलर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन वेक्टर है और मास क्या है? स्केलर है, तो वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किए। एडिंग एनी टू वेक्टर ये भी मीनिंगफुल नहीं है। ये मीनिंगफुल कब होगा? एडिंग एनी टू वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, जब इस पे लिख दिया जाता ना एडिंग एनी टू वेक्टर ऑफ सेम डायमेंशन, ये स्टेटमेंट मीनिंगफुल हो जाता। अभी लिखा हुआ है एडिंग एनी टू वेक्टर, कुछों को कुछों में थोड़े ऐड कर दोगे तुम। आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर दोगे? बिल्कुल नहीं। तो दो वेक्टर या दो स्केलर वही ऐड होता है जिसका डायमेंशन सेम होता है। एडिंग अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर ये भी मीनिंगफुल नहीं है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को सेम वेक्टर में नहीं ऐड कर सकते, कंपोनेंट को कंपोनेंट में ऐड करके वेक्टर बनाते हैं। तो इसमें दो ही मीनिंगफुल है, एक ऑप्शन सी और एक ऑप्शन डी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं हम, वेट करिएगा। चलिए एक शायरी लेकर आपके लिए आए हैं। ये क्लास आज हम 3 बजे रात तक रिकॉर्ड करेंगे। होप सो कि पूरा रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड कर दे। चलिए कुछ चंद लाइन है जो आपको सुनाते हैं। और
लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। मैं चाहता हूं क्या, मुझे जताना नहीं आता। आंसुओं को पीना पुरानी आदत है। आंसुओं को पीना पुरानी आदत है। मुझे आंसू बहाना नहीं आता। लोग कहते हैं मेरा दिल है पत्थर का। लोग कहते हैं मेरा दिल है पत्थर का, इसीलिए इसको पिघलाना नहीं आता। अब क्या कहूं मैं, अब क्या कहूं मैं, क्या आता है क्या नहीं आता। अब क्या कहूं मैं, क्या आता है क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। आपको इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, याद करो वेक्टर जो क्वांटिटी होता है, कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर होता है, वेक्टर तो पढ़े हो कि वेक्टर का मतलब ही होता है वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है और यूनिक डायरेक्शन है और लॉ को फॉलो करता है, लॉ को फॉलो करता है। लेकिन वेक्टर के पास होता दो चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लो ये ए वेक्टर है, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा स्केलर होगा, याद रखना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आप बन चुके हैं करोड़पति। केबीसी खेल रहे हैं हम लोग। चलो, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, बिल्कुल सही जवाब है ये। ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ये गलत जवाब। यहां पे बेटा गलती कर दिया ये। अब सुनो, लोहा को काटोगे तो उसका टुकड़ा क्या होगा, लोहा ही होगा ना। और तुमसे कोई कहे कि अरे बुआ लोहा काटो और टुकड़ा हो जाए प्लास्टिक, तो तुम क्या कहोगे, बकलोलवा है ये, लोहा का टुकड़ा लोहा ही होता है। उसी तरह से अगर वेक्टर को तोड़ोगे तो उसका टुकड़ा भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो ये कह रहा है कि ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, ये गलत जवाब है। The total path length is always equal to the magnitude of displacement vector of a particle, ये भी गलत जवाब है। एक बात बताओ, कोई भी बॉडी, सुनो यहां ठीक से सुनना, जब स्ट्रेट पाथ में चलता है, कौन से पाथ में, स्ट्रेट पाथ में, कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट पाथ पे चलता है तब उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर एक ही बार आता है। कब आता है, व्हेन अ बॉडी मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। कोई भी बॉडी जब स्ट्रेट पाथ पे जाए और डायरेक्शन चेंज ना करे तब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल आता है। इसको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा था कि ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल नहीं है, बस एक बार इक्वल है, अदरवाइज डिस्टेंस ग्रेटर होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज आइदर ग्रेटर or equal to the magnitude of average velocity of the particle over the same interval of time, बिल्कुल सही जवाब। देखो एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, तो एवरेज स्पीड निकाला जाता है, सुनना,
एवरेज स्पीड जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या बोले हम कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर एक बार होगा। कैसे लाइन पे? स्ट्रेट लाइन पे। तो स्ट्रेट पाथ अगर होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इसका मतलब है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हमेशा लेस होगा किससे? एवरेज स्पीड से। इसको याद रखिएगा, ठीक है। थ्री वेक्टर नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर। बिल्कुल सही जवाब। ये भी जवाब आपका सही है। देखो पढ़ोगे, ध्यान देना, सुनना। तीन वेक्टर अगर सेम प्लेन में है, तीन वेक्टर अगर सेम प्लेन में है तो वो ऐड होकर नल वेक्टर देगा। अगर वो सेम प्लेन में है तब। यहां क्या लिख रहा है? थ्री वेक्टर नॉट लाइंग इन अ प्लेन। तीन वेक्टर सेम प्लेन में नहीं लाई कर रहा है। तो अगर तीन वेक्टर सेम प्लेन में नहीं लाई कर रहा है तो कभी भी वो जीरो रिजल्टेंट नहीं देगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये भी आपका ट्रू होगा। तो ये पांचों क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो, इसको हम पहले ही सॉल्व कर दिए ताकि तुमको समझाएं सिर्फ हम। देखो हम 6 में ए सॉल्व कर रहे हैं, बी सी डी तुमको खुद सॉल्व करना है। लेकिन एक बात बता दें, तुमको प्रॉब्लम आएगा, पहले हम बोल देते हैं। फिर कहोगे सर जब आपको पता है कि प्रॉब्लम आएगा तो क्यों नहीं कर दे रहे हैं? देखो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तुमको हम इसलिए ये दे रहे हैं कि तुम्हारा जो माइंड है ना, सिर्फ लिखने का आदी नहीं बने, थोड़ा सा इसको खर्च भी करो। तो एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, बाकी का तीन तुम बनाना, नहीं तो फिर अगले वीडियो में तो बना ही देंगे। क्या दे रहा है? एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इन इक्वलिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। इसको ज्योमेट्रिकली या अदरवाइज इसको एस्टैब्लिश करना है। तो ध्यान दो, पहला है a प्लस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन है मॉड a प्लस मॉड b। देखो मान लो हमारे पास दो वैक्टर है, एक a वैक्टर है एक b वैक्टर है। याद होगा जो लोग मेरा क्लास किए होंगे उनको तो अच्छे से याद होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं और क्लास मेरा नहीं किए हैं उनको एक बात हम बता दें। कभी भी दो वेक्टर को जब भी हम ऐड करते हैं, याद रखना पहले अरेंज करते हैं। बिना अरेंज किए हुए वेक्टर ऐड नहीं होता है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। कैटरिंग वाला जैसे चेयर लेकर आता है तो क्या करता है? चेयर को अरेंज करके लाता है और चेयर को अरेंज करके ले भी जाता है। तो जैसे कैटरिंग वाला चेयर को अरेंज करता है ना, लाने और ले जाने से पहले हम लोग भी वेक्टर को ऐड करने से पहले अरेंज करते हैं। कैसे वो देखो। तो हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहां पर हम बना लिए पैरेललोग्राम। क्या बना लिए? पैरेललोग्राम, ठीक है। दोनों से आप ऐड कर सकते हो, ट्रायंगल से भी पैरेललोग्राम से। तो याद रखना हेड टेल क्लोज। क्या याद रखोगे? हेड टेल क्लोज, यानी हमेशा एक का हेड, देखो यहां ए का हेड बी का टेल। ये तुम्हारा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये भी तुम्हारा कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। तो ए के हेड पर बी का टेल, तो ये जो क्लोज कर रहा है वो रिजल्टेंट है। तो याद रखना हेड टेल क्लोज रिजल्टेंट निकाल दिया। अब एक और बात समझो। अच्छा ट्रायंगल में कोई भी अगर हम दो साइड जोड़ देंगे, कोई दो साइड, तो वो तीसरे से बड़ा होगा, या ऐसे कह लो कि तीसरा साइड हमेशा लेस होगा दो साइड के सम से। बस वही यूज किए। तो मान लो यहां पर हम दो साइड ऐड कर देते हैं, इसका मतलब है कि OL जो होगा वो लेस होगा OP प्लस किसके? PL के। हम दो साइड यहां ऐड किए, एक OP और एक कौन ऐड किए? PL। तो इसका मतलब है कि OL का जो लेंथ होगा तीसरा साइड वो दो साइड के सम से लेस होगा।
OL का लेंथ हो जाएगा मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो दो वेक्टर स्ट्रेट लाइन पे लग रहा है, कौन सी लाइन पे? स्ट्रेट। तो अगर दो वेक्टर स्ट्रेट लाइन पे लग रहा है तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड से। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। एक बात को समझा क्या? फिर से सुनो, अगर दो वेक्टर, पहले बात को समझना हम बोल क्या रहे हैं, कनेक्ट होना उससे। हम बोले कि दो साइड जोड़ दो, दो साइड कौन? एक ए का साइड और एक बी का साइड, ये लेस होगा, मतलब तीसरा साइड जो है इन दोनों के सम से लेस होगा। तो यहां से निकल के आ गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। अगर ये दोनों वेक्टर सेम लाइन पे लगता, अभी डिफरेंट लाइन पे लग रहा है ना ऐसे, अगर ये ऐसे लगता पैरेलल, तब इसको कैसे ऐड करते? इसका लेंथ प्लस इसके लेंथ को ऐड कर देते। तो वही बात तो यहां लिखे हैं कि तब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का। तो देखो यहां लेस देन आ गया, यहां इक्वल टू आ गया, दोनों को मिला दिए तो आ गया ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। देखो यही तो प्रूव करना था, है ना? आसान देख के लगता है हार्ड है। इसी तरह से तुमको इन तीनों पर सोचना है कि इन तीनों को हम प्रूव कैसे करें। पता है इसमें पूरा कंसेप्ट यही है कि कोई भी दो साइड को जोड़ दो, वो तीसरे से ग्रेटर आएगा या तीसरा दो साइड के सम से लेस आएगा। अब तुमको एक ट्रिक, हम एक हिंट्स दे देते हैं। मान लो इसमें देखो क्या दे रहा है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड। तो पता है तुमको क्या करना है, यहां पे ये दोनों को जोड़ लो, यानी OL का लेंथ प्लस PL का लेंथ, OL का लेंथ प्लस PL का लेंथ ग्रेटर होगा किसके लेंथ से? OP के लेंथ से। सॉल्व करके बनाओ, बन जाएगा। बस दो साइड देखना कि किस दो को जोड़कर तीसरे से ग्रेटर कर दे, उस हिसाब से इसको प्रूव कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे। गिवन ए बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, चार वेक्टर है। कौन कौन? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। चार वेक्टर है, ठीक। दे रहा है कि चारों का सम 0 है। क्या है? 0 है। तो चार वेक्टर है और चारों का सम 0 है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट और कौन सा रॉन्ग। पहले पर आते हैं, ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर। एक बात बताओ, चारों का सम अगर 0 है तो क्या चारों का 0 होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अब इसको ऐसा समझो, मान लो तुमको कुछ खाना है, क्या पॉकेट में पैसा होना जरूरी है? नहीं यार। कहोगे सर ऐसे कैसे होगा? अरे होगा। हमेशा खर्च होने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हारे पॉकेट में पैसा हो, जरूरी है एक अच्छे दोस्त की। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है, पैसा वाला दोस्त है या बढ़िया दोस्त है तुम्हारा, कोई बात नहीं है, दोस्त चलो पार्टी दो। तो जैसे खर्च होने के लिए हमेशा पॉकेट में पैसे का जरूरत नहीं है, दोस्त बस तुम्हारे पास काम का होना चाहिए। कंगाल हुआ तो तुमको और कंगाल कर देगा। उसी तरह से चारों का 0 होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कोई भी दो का सम तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो। अब जैसे इसको ऐसे मान लो, अगर मान लो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा माइनस सी प्लस डी के, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट और सी और डी का रिजल्टेंट अगर अपोजिट में आ जाए तभी भी तो उसका सम 0 आएगा ना। तो बस चारों का 0 होना जरूरी नहीं है, कोई भी दो को ऐड करो और वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए बाकी दो के रिजल्टेंट के, हो गया 0। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी, देखो ये वही बात हम बोले, वही लिखा हुआ है कि दो का सम इक्वल होना चाहिए बाकी दो के मैग्नीट्यूड के, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सी एंड डी, सही बात है। कहा जाता है ना बिहारी, मेरे बेटा कभी बाप से बड़ा नहीं होता है, वही है, सेम हाल है। कहने का मतलब ये है कि ए का जो लेंथ है कभी बी प्लस सी प्लस डी से ज्यादा नहीं होगा, हमेशा लेस होगा, ठीक है। डी में है कि बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, इफ ए एंड डी आर नॉट कॉलिनियर द लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कॉलिनियर, ध्यान देना, बी प्लस सी मस्ट लाई, बात को समझना कि B प्लस सी जो है वो मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी, बिल्कुल सही जवाब। रीजन है क्योंकि चारों का सम 0 है। और तुमको हम क्या बोले, पिछला वाला क्वेश्चन में आओ, पिछले वाले क्वेश्चन पे, इस पे आओ, क्या लिखा हुआ था, 3 वेक्टर नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव अ नल वेक्टर। कभी भी कोई वेक्टर अगर 0 रिजल्टेंट दे रहा है ना, इसका मतलब है कि वो सेम प्लेन में है। अगर वो डिफरेंट प्लेन में है तो कभी 0 रिजल्टेंट नहीं देगा। 0 रिजल्टेंट होने के लिए उसका प्लेन सेम होना जरूरी है, याद रखना। चलो बढ़ते हैं आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है, 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्कुलर आइस ग्राउंड। उफ, 3 लड़की है और वो सर्कुलर आइस ग्राउंड पे घूम रही है, राइट, जिसका रेडियस 200 मीटर दिया हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी, उसको पढ़ते रहो अपना, ठीक है। क्वेश्चन का जो मेन है वो हम बता देते हैं। तीनों का मोशन स्टार्ट होता है पी से, जाना है क्यू पर, लेकिन तीनों का पाथ अलग अलग है, देख सकते हो, 1 2 और 3, तीनों अलग अलग पाथ से जा रहा है, लेकिन जाना है तीनों को पी से कहां, क्यू पे। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच। अच्छा, तुमको क्या पढ़ाए हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो स्टोरी सुना होगा जिसमें पूछा गया था कि बताओ अर्जुन, तुमको क्या दिख रहा है, तो वो क्या बोले थे कि हमको मछली का बस आंख दिख रहा है। बाकी से पूछा गया तो वो क्या बोला, हमको पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रहा है, ब्रांच दिख रहा है, ब्रांचेस दिख रहे हैं। पता है डिस्प्लेसमेंट में ना सिर्फ देखा जाता है इनिशियल और फाइनल, रास्ते से कोई मतलब नहीं है। एक बात बताओ, तीनों के लिए इनिशियल पी है, तीनों के लिए फाइनल क्यू है, सीधी सी बात है, तीनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तीनों के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो सेम होगा तो कितना होगा, डायमीटर 400 मीटर, फॉर विच गर्ल्स इज द इक्वल टू द एक्चुअल। अच्छा, सेकंड वाले लड़की के लिए डिस्प्लेसमेंट भी होगा पी क्यू, स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस भी होगा पी क्यू, यानी सेकंड गर्ल्स जो है इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। आई होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एक साइक्लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ओ, इसको जाना है ओ से पी, इधर है 1 किलोमीटर है, फिर पी से जाना है क्यू, क्यू से आना है ओ, ठीक है। इफ द राउंड ट्रिप टेक 10 मिनट व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भैया, क्या पढ़े थे, जहां से चले वहीं आ गए, तो जहां से चले अगर हम वहीं पहुंच गए तो इसका मतलब क्या है कि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है।
अभी बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट को मतलब सिर्फ होता है इनिशियल और किससे, फाइनल से। डिस्प्लेसमेंट को बाकी चीज से मतलब नहीं होता है। तो जहां से आप चले थे ओ से घूम के वहीं पर आ गए, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो ए में होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब आओ बी पे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये भी हो जाएगा 0। सी में आइए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओपी पी क्यू क्यू ओ बाई टाइम। भूलना नहीं है कि डिस्टेंस को मतलब सबसे होता है। जैसे एक आदमी होता है ना जिसको दुनिया में सबसे दोस्ती होता है, किसी से दुश्मनी नहीं होता, डिस्टेंस वही है। जैसे जैसे तुम जाओगे ना वो सब ऐड होता चला जाएगा। तो तुम गए ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से ओ, सब ऐड हो जाएगा, वो बन जाएगा डिस्टेंस। अब ओ से पी 1 किलोमीटर, पी से क्यू निकाल लो, 2 पाई आर को बाई 4 कर दो, तब पी क्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 4, मतलब निकल के आ जाएगा पाई आर बाई 2। आर 1 है तो इसको सॉल्व कर लो, पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर लो, सब दिया हुआ है, सॉल्व कर लो, निकल जाएगा एवरेज स्पीड। इतना आसान है, फिर भी नहीं बनता है तुमसे। चलो, और इसके साथ हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी तक हम पूरा 1 से 10 तक सारा क्वेश्चन लगातार सॉल्व कर रहे हैं। यूट्यूब के इतिहास में, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर के इतिहास में ये पहली बार होगा कि कोई आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके और समझाता होगा। इसके बावजूद अगर आपका फिजिक्स ठीक नहीं हुआ तो हम यही कहेंगे कि आपके तपस्या में कोई कमी रहा होगा। मोदी जी बोले थे ना कि मेरे तपस्या में कोई कमी रह गया होगा, तो हो सकता है मेरे भी तपस्या में कोई कमी रह गया होगा। खैर, उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे होंगे तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको नोट करिएगा, और इसके बावजूद अगर डाउट रहा तो ऑफलाइन में पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑन एन ओपन ग्राउंड a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। एक ओपन ग्राउंड है, उस ग्राउंड में एक मोटरिस्ट है, हर 500 मीटर चलने के बाद टर्न मार दे रहा है 60 डिग्री से। तो दे रहा है, स्टार्ट फ्रॉम अ गिवन टर्न, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट थर्ड, सिक्स्थ एंड 8th टर्न, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द डिस्टेंस। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है समझना। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर बनाते हैं, इधर थोड़ा जगह का कमी लग रहा है हमको। अरे बाबा, चलिए ध्यान दीजिएगा।
चलो ध्यान दो, क्वेश्चन कह रहा है कि हर 500 मीटर जाने के बाद 60 डिग्री से टर्न ले रहा है। ठीक है, इसको दिमाग में, ये केजरीवाल है, साला हर बार टर्न मार दे रहा है। चलो अब ध्यान देना, तो क्या कह रहा है कि हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कौन से टर्न पे, थर्ड। तो ओ से शुरू हुआ, पहला टर्न पी पे, दूसरा क्यू पे, तीसरा आर पे, मतलब थर्ड हमको ओ आर का वैल्यू निकालना है एट थर्ड टर्न। तो हमको ओ आर वैक्टर निकालना है। ध्यान दो कैसे निकलेगा, अरे आराम से निकलेगा भाई। चलिए, तो सबसे पहले ओ आर वैक्टर निकालने के लिए ओ एम निकालिए। ओ एम का मैग्नीट्यूड प्लस एम एन प्लस एन आर, सबके मैग्नीट्यूड को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिएगा कैसे बनेगा। हाँ, थर्ड टर्न पे ध्यान देना, थर्ड टर्न पे ओफ, बढ़े आगे। चलो, तो फिगर लिख लिया। अब हम यहां आ रहे हैं, क्योंकि आएंगे तो फिर लिख नहीं पाओगे। अब ध्यान दो, हमको ओ एम का वैल्यू निकालना, तो ये होगा 60 डिग्री। कौन, ये फिगर यहां थोड़ा छोटा हो गया है, 60 डिग्री, ये देखो ये 60 होगा, ये पूरा 120 होगा। तो देखो cos 60 क्या होता है, cos 60 बेस बाय हाइपोटेन्यूज ओ एम 500 इंटू cos 60 1/2, मतलब 250 मीटर। इसका मतलब समझा, ओ आर वैक्टर होगा, ओ आर हो जाएगा 250 प्लस ये 500 है तो ये 500, और फिर प्लस ये हो गया 250, यानी हो गया 1000 मीटर, 1 किलोमीटर। यानी थर्ड टर्न पर डिस्प्लेसमेंट होगा 1 किलोमीटर। और डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल पाथ जोड़ दो, 500 500 500, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1500। ध्यान देना, डिस्टेंस हो जाएगा 1500, क्योंकि डिस्टेंस बार बार हम बोले हैं कि टोटल पाथ लेंथ होता है। अगला समझो, थर्ड के बाद कौन है, सिक्स्थ टर्न। तो ध्यान दो, सिक्स कहां होगा, तो थर्ड के बाद 4 होगा, S 5 6, जहां से चला था वहीं आ गया। तो 6 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। और डिस्टेंस तो 500 इंटू 6, 3000 मीटर, यानी 3 किलोमीटर। उसके बाद 7th कौन होगा, P, और 8 कौन होगा, Q। अब फिर ओ क्यू निकाल दो, इतना तुम करना, ओ क्यू का वैल्यू, ओ से क्यू तक का लाइन ज्वाइन कर लो। ध्यान दो, ओ से क्यू तक का लाइन ज्वाइन कर लो, ये, और ये निकाल दो, 8 टर्न पे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 10 क्वेश्चन तो हो गया, अगले पर आते हैं। समझा समझा कर आराम आराम से बता रहे हैं, नहीं तो ये तो आधा टाइम में ही हो गया रहता। क्वेश्चन नंबर 11,
क्या दे रहा है कि अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन wishes to go from the station to a hotel located 10 kilometer away on a straight road from the station. ध्यान दो, एवरेज स्पीड वेलोसिटी का इतना क्वेश्चन बताए हैं, उसी पर है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मान लो क्या दे रहा है कि स्टेशन है ए और होटल है मान लो बी पर। एक ऑटो वाला आया, लगा इसको घुमाने, कितना किलोमीटर घुमाया? 23 किलोमीटर। है कितना किलोमीटर पर? 10 किलोमीटर पर। तो ऑटो का मीटर बढ़ाने के लिए बेचारा को घुमाया, ए से बी ले जाने में कितना मिनट टाइम लिया? 28 मिनट। तो क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। क्या पढ़े हैं? एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा 23 किलोमीटर और टाइम हो जाएगा 28/60। सॉल्व कर लो, किलोमीटर पर आवर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ध्यान दो, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ कितना किलोमीटर है? तो लिख दो 10 किलोमीटर। टाइम हो जाएगा 28/60। इसको अपना सॉल्व करते रहो, बन गया ये क्वेश्चन नंबर 11 भी तुम्हारा बन गया। अभी टाइम हो रहा है 1:57, 1:57, मतलब 2 बजने में 3 मिनट कम है और आपको हम पढ़ा रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 1 घंटा का यह लेक्चर हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, 1 घंटा में जितना हो जाए, क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो आप भी बोर हो जाइएगा देखकर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दे रहा है? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। बेचारा, बारिश से याद आया, यहां तो बारिश ही नहीं हो रही है। चलो ध्यान दो, रेन का दे रहा है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन, वी आर वेक्टर। Rain is falling vertically with a speed 30 meter per second. A woman ride a cycle with a speed 10 meter per second in north to south direction. Oh God. ला ला ला। चलो तो देखते हैं। तो रेन जो है वो डाउनवर्ड है, इधर मान लेते हैं नॉर्थ, इधर मान लेते हैं साउथ। ये हो गया तुम्हारा अप, ये हो गया डाउन। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान। तो क्या कह रहा है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कितना से? वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट या वोमेन जो भी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बताना है? एक टॉपिक तुमको पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में, पता है कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे? रिलेटिव वेलोसिटी। सही सुने, आपको पढ़ाए थे रिलेटिव वेलोसिटी। क्या पढ़ाए थे रिलेटिव वेलोसिटी में? यही पढ़ाए थे ना कि रिलेटिव वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में देखोगे उसको पॉज कर दोगे, पॉज बटन दबा दोगे। तो अभी किससे बचना है? रेन से। तो अभी हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट या वोमेन। तो
वुमेन को पॉज करेंगे, तो पॉज करने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव वेलोसिटी ऐड करेंगे, माइनस वीसी वेक्टर, वीआर वेक्टर, ये जस का तस रहेगा। एक बात याद रखना, जिसको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पहले पढ़ा है, समझ में नहीं आया हुआ है, वो जानते हो क्या करेगा, पहले इसको पढ़ेगा। चलो ध्यान दो। हाँ, तो सुनिएगा क्या कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन जो है वो वर्टिकली जा रहा है, क्योंकि रेन हमेशा वर्टिकली ही आएगा 30 मीटर पर सेकंड से। साइक्लिस्ट जो है वो नॉर्थ से साउथ जा रहा है या जा रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना होगा रेन का साइक्लिस्ट के लिए। ध्यान रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हम यहां क्या निकाले हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। ठीक है, तो ये होगा रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। ठीक है, रूट अंडर वी आर का स्क्वायर, वीसी का स्क्वायर, यहां से निकाल लोगे तो रेन 30 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 900, रूट अंडर 1000 निकाल लो। डायरेक्शन निकालना है तो एंगल निकाल लो। याद करो, पढ़ाए थे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, एंगल निकालते हैं। तो थीटा निकाल लो, थीटा ये हो जाएगा, ये अल्फा, जो भी मान लो, तुम्हारा चॉइस है, अल्फा ही मान लो। ये अल्फा निकाल लो, tan अल्फा, तो डायरेक्शन के लिए tan अल्फा निकाल लेना। ठीक है, तो VC बाई VR हो जाएगा, सॉल्व कर देना, एंगल निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा 12 नंबर क्वेश्चन बन गया। कहीं से कोई दिक्कत हो फिर ऑफलाइन में लेकर पहुंच जाना, टेंशन मत लेना। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 1 घंटा का वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करेंगे कि तुम देखने में बोर फील नहीं करो। पूरा वीडियो देख लेना, इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। आधा अभी कर दे रहे हैं, आधा नेक्स्ट वीडियो में होगा, पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टील वाटर। तो मान लो एक स्टील वाटर है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड। मान लो 1 किलोमीटर वाइड है ये। एक किलोमीटर वाइड ये रिवर है, ठीक है। ध्यान देना, तो क्वेश्चन दे रहा है कि अ मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्पीडली एट 3 किलोमीटर पर आवर। यस,
रिवर जो है ये स्टीडली फ्लो कर रहा है, कितना से 3 किलोमीटर पर आवर से। ये रिजल्टेंट होगा। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो दे रहा है कि एक आदमी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर से स्विम कर रहा है, ठीक है। रिवर का विड्थ दिया हुआ है तो टाइम टेकन निकाल लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, टाइम टेकन निकाल लेंगे, ठीक, ध्यान देना। अरे यार, टाइम टेकन बाय द मैन, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। 1 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर पर आवर, कितना मिनट, 15 मिनट। इस 15 मिनट में डिस्टेंस हॉरिजेंटल में कितना ट्रेवल होगा, ये हॉरिजेंटल मतलब समझा, ये देखो ये x, डिस्टेंस along the flow of river, तो 3 किलोमीटर पर आवर 1/4 आवर, 3/4 किलोमीटर। इसको मीटर में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये तुम्हारा आंसर आएगा 3/4 किलोमीटर, मतलब लगभग 750 मीटर आएगा इसका। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13, और इसके साथ 1 आवर का क्लास भी आपका कंप्लीट है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर थोड़ा सा भी लगे कि हाँ सर हमारे लिए डेडिकेटेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टेटस जरूर लगा दीजिएगा। लगभग अभी 2:10 हो रहा है, और चलिए कल आपको ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। गुड नाइट।